So class, in this chapter we had studied what is government, government's job, government's activity, कौन कौन से गवर्नमेंट के काम होते हैं, वो कौन कौन से जो हमारी डेली लाइफ में वो उनकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी डेली लाइफ में भी इम्पैक्ट करती हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने दिया था व्हाट्सएप क्लास में। अभी हमने गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत समझा था और फिर हमने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में देखा था। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में हमने ये देखा था कि जो 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं वो 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोकल और स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल पे जो 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं वो कैसे कैसे अपने एरियाज को गवर्न करती हैं। फिर हमने आगे देखा था लॉज एंड द गवर्नमेंट में कि गवर्नमेंट लॉ बनाती है। लॉ इसलिए बनाती है कि कंट्री प्रॉपर रन कर सके, जो गलत काम करे, जो लॉ को वायलेट करे उनको पनिशमेंट मिले और जो सही काम करे उनको रिवॉर्ड मिले। अगर कोई हेलमेट का एग्जांपल दिया था मैंने कि अगर कोई हेलमेट बिना पहने, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट कि एक जो है कि बिना हेलमेट बिना लाइसेंस के आप अपनी गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते हैं, ये लॉ है एंड यू हैव टू फॉलो दिस लॉ एनी हाउ। इफ यू डोंट फॉलो यू विल बी पेड पेनल्टी, आपको पनिशमेंट मिलती है। तो अगर गवर्नमेंट इस तरह की लॉ नहीं बनाएगी तो क्या होगा, सब लोग अपनी अपनी गाड़ी निकाल के रोड पे चले आएंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने के जो है प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से देश अच्छे से गवर्न नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारे लॉज बनाती है कंट्री यहाँ के सिटीजन्स के लिए। नाउ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में हमने देखा था कौन कौन से टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं देयर इज वन दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है, यू ऑलरेडी नो आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इन डेमोक्रेटिक कंट्री इट मीन्स कि यहाँ पर जितने भी हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करके भेजते हैं पार्लियामेंट में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शन होता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जब इलेक्शन होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन में हम अपने चीफ मिनिस्टर को चूज करते हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में हम अपने प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। तो जितने भी लोगों को जब सेंट्रल का इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन में क्या होता है कि हम सब जाते हैं डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने, वोट डालने, जो 18 और 18 ईयर्स से ज़्यादा की एज वाले होते हैं, और वो फिर वहाँ पे जाके अपने जो भी पार्टी के जो उनके कंस्टिट्यूएंसी से जो उनके एरिया से जो खड़े हैं तो हम उनको, अगर वो सही है तो हम उनको वोट देते हैं, यानी कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, यानी कि हम अपने गवर्नमेंट को खुद बनाते हैं। तो whenever the country is governed by us, मतलब हमारे द्वारा the people we choose as a representative and that form the government, this is democratic government। यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि हमारे देश में इंडिपेंडेंस के टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ था इंडिपेंडेंस के पहले, क्योंकि हम लोग उस समय ब्रिटिश कॉलोनी थे, हम लोग उस समय गुलाम थे, स्लेव्स थे, हम लोग स्लेव नहीं कहेंगे लेकिन हाँ हमारी सारी जितनी भी राइट्स थी वो सब ब्रिटिश के हाथ में थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब जब देश आज़ाद हो गया तो फिर क्या हुआ कि हम पार्टिसिपेट करते हैं अपने देश में जितने भी रूल्स वगैरह बनते हैं उस रूल्स को बनाने में। पीपल रूल देमसेल्फ, लोग जो है वो रूल करते हैं, कैसे रूल्स बनाते हैं। वो कैसे रूल्स बनाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा चूज किए गए लोग पार्लियामेंट में जाते हैं और वही लोग जो है वहाँ पे जाके रूल्स बनाते हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो रिप्रेजेंटेटिव होती है और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे द्वारा चूज किए गए लोग होते हैं। उसके बाद और हम कैसे चूज करते हैं, इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा। और फिर यहाँ पे आगे है कि जितना भी डिसीजंस होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वो सारा डिसीजंस यहाँ की पॉपुलेशन के लिए लिया जाता है। अगर यही आप दूसरे देश में चले जाएं, फॉर द एग्जांपल अगर आप चले जाएं नॉर्थ कोरिया, अगर आप नॉर्थ कोरिया के सिटीजन हैं तो वहाँ पे क्या हो, वहाँ का जो ऑटोक्रेट है, वहाँ पे जो जिनकी गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं, वो एक उनकी ऑटोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी मीन्स कि वो वहाँ पे जो वो चाहते हैं वो वही करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है।
हम वो लोग, हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिसीजंस हमारे लिए लेती है जो हमारे लिए बेस्ट होता है, ठीक है। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि हमने उनको इलेक्शन के थ्रू चूज करके पार्लियामेंट में भेजा है, और हम जिस तरीके से चूज करते हैं उस तरीके का नाम है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इट मीन्स कि ऑल एडल्ट्स इन दी कंट्री आर अलाउड टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है कि देश में 18 इयर्स एंड उससे एबव एज वाले एवरीवन इन द कंट्री हैज द राइट टू वोट। उनको वोट देने का राइट होता है, और फिर वो क्या करते हैं, वोट देते हैं इलेक्शन में और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट होती है दिस इज नोन एज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट बनने के बाद वो हमारे लिए डिसीजंस लेती है। फिर आगे है व्हेन गवर्नमेंट did not allow women and the poor to participate in election। अच्छा, मान लो कि अगर ऐसा हो कि गवर्नमेंट हमें अलाउ ही ना करे इलेक्शन देने के लिए, इलेक्शन करने के लिए, कि हम कोई भी वुमेन वहाँ पे पार्टिसिपेट ना करें, कोई भी पुअर पीपल ना पार्टिसिपेट करें, तो क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि हम तो डेमोक्रेटिक फिर है ही नहीं, यहाँ तो फिर गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम कर रही है। तो जिस देश में गवर्नमेंट सिर्फ अपने मन से करती है, वो अपने पॉपुलेशन का ध्यान नहीं रखती है, अपने सिटीजन्स का ध्यान नहीं रखती है, वैसे कंट्री को, वैसे गवर्नमेंट को हम ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। पर हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं क्योंकि हमारे पास इक्वल राइट्स है। यहाँ पे सब लोग जो है वो जिनको राइट टू वोट है वो सब लोग यहाँ पे जाके वोट कर सकते हैं, ठीक है। पर एक समय ऐसा था जब जो अनएजुकेटेड पीपल हैं या जो पुअर पीपल हैं उनको वोट देने की राइट नहीं थी, दे वर नॉट अलाउड टू वोट। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि जब उनको राइट ही नहीं थी तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुए, बहुत सारे आंदोलन किए गए। अब वो आंदोलन क्या था, क्या अपने इंडिया में भी ऐसी हालत थी? तो हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इन इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले ओनली स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट। केवल कुछ ही लोग जो है वो वोट दे सकते थे क्योंकि उस समय हम ब्रिटिश के अंडर में थे और ब्रिटिशर्स हमें अलाउ नहीं किया था वोटिंग करने के लिए। वो तो अपने हिसाब से काम करते थे, बस केवल कुछ ही सेक्शन लोग होते थे, कुछ ही सेक्शन ऑफ पीपल जो वोट करते थे। तो ये बात गांधी जी को अच्छी नहीं लगी। गांधी जी वेयर शॉक, वो शॉक हो गए ये सुन करके, वो देख करके। क्या देख के? अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस, कि कितनी अनफेयर हो रही है चीज़ें, मतलब कितनी गलत हो रही है ये जो भी देश में हो रहा है। और फिर उसके बाद ये डिसाइड किया गया, डिमांड किया गया कि जितने भी एडल्ट्स पीपल हैं, चाहे वो रिच हो या पुअर हो या मेल फीमेल कोई भी हो, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, एवरीवन हैज द राइट टू वोट एंड चूज देयर गवर्नमेंट। सो ये तरीका कहलाया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब गांधी जी की एक जर्नल थी, उनकी एक मैगजीन थी, जर्नल थी, जिसमें उन्होंने लिखा था यंग इंडिया, उसका नाम था, बुक का नाम था यंग इंडिया, 1931 में लिखा था। और उसमें उन्होंने क्लियर लिखा था कि जो लोग हैं, अ मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड गेट द वोट बट अ मैन हु हैज गॉट कैरेक्टर। उन्होंने ये लिखा था कि क्या ये जरूरी है कि जिसके पास वेल्थ है वही वोट देगा? अगर इसके पास सही कैरेक्टर है, अगर वो कैरेक्टर वाला इंसान है, एक अच्छा इंसान है, जरूरी नहीं है कि वेल्थ और लिटरेसी के बेस पे ही वो वोट देगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने जब डिमांड रखी तो देश में इस तरह का कॉन्सेप्ट आया और इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग ही हम लोग सब लोग वोट देने लगे। अब यहाँ पे आगे क्या है, और एक चीज़ यहाँ पे हमें ये बतानी है, यहाँ पे वोट्स फॉर वुमेन है। वोट्स फॉर वुमेन में क्या है कि क्या हुआ था कि जितने भी वर्ल्ड के बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूरोप है और यूएसए है, यानी कि अमेरिका है, तो इन लोगों के यहाँ भी इंडिपेंडेंस तो इन लोगों को मिल गई थी, लेकिन यहाँ के भी जो वुमेन थे और जो पुअर थे उनको बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ी थी। क्यों फाइट करनी पड़ी थी? गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए। वुमेन्स को तो बिल्कुल भी राइट ही नहीं था कि वो जाके वो वोट कर सके, अपने गवर्नमेंट को चूज कर सके। तब फाइनली एक मूवमेंट हुआ जिसका नाम था वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। यहाँ पे सफरेज का मतलब हुआ राइट टू वोट। राइट टू वोट देने के लिए जो मूवमेंट हुआ वुमेन्स ने किया, उसको वुमेन्स सफरेज मूवमेंट कहते हैं।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए वुमेन एंड द पुअर पीपल हैड टू फाइट, उनको बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ी थी कि उनको भी अपने गवर्नमेंट में मौका मिले। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब उनकी डिमांड होने लगती है तो फिर उनके डिमांड को सुन करके, ठीक है, बहुत सारी रैली वगैरह भी निकलती हैं पब्लिक प्लेसेस पे, तो बहुत सारे लोगों को इम्प्रिजन भी कर लिया जाता है वुमेन्स को जो डिमांड कर रही थी। और फिर वो लोग स्ट्राइक वगैरह भी करते हैं, बहुत ज़्यादा हड़ताल वगैरह भी करते हैं। लास्ट में जाके अमेरिकन वुमेन को सबसे पहले राइट टू वोट मिला 1920 में। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना कि देश में, वर्ल्ड में किस देश के वुमेन को सबसे पहले राइट टू वोट मिला था, अमेरिकन वुमेन को। और वही यूके की जो वुमेन, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड, जो हमारे देश पे उन्होंने हमारे देश को आके कॉलोनी बना ली थी, हम लोगों को गुलाम बना रखा था, दैट इज इन 1928 में वहाँ की वुमेन को राइट टू वोट मिला था। तो ये था ओवरऑल चैप्टर। अच्छा, इसमें हमने एक चीज़, जब हम स्टार्टिंग से इस चैप्टर को देखते हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है, हमें ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि गवर्नमेंट होती क्या है। गवर्नमेंट वो गवर्निंग बॉडी होती है जो देश को गवर्न करती है। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो देश को गवर्न करते हैं। देश को गवर्न करने का मतलब देश को चलाना, ठीक है, देश को चलाना। अब यहाँ पे हमने अब वो कौन कौन से काम, देश चलता कैसे है, ये जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी हैं, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, ठीक है, देश कैसे चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर देश के कंट्री के डिफेंस की बात हो, बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना हो, जिससे पीसफुल रिलेशन बना रहे, या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ देनी है, हमारे बेसिक नीड्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब गवर्नमेंट फुलफिल करेगी। कैसे? सारे अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बना करके। जब कभी हमारे ऊपर प्रॉब्लम आएगी, नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह आएंगे, तब वो ऑर्गेनाइज कराएगी, वो हमें हेल्प करेगी। गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इन दी डेमोक्रेटिक कंट्री गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल एंड गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। ये हमेशा याद रखना है। और गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, हमारे लिए वो रिस्पॉन्सिबल क्यों है? क्योंकि हम उनको चूज करके इलेक्शन में एज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजते हैं। मतलब हम उनको देश में चूज करके भेजते हैं, और जो पार्टी जीत जाती है वही पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। और वो गवर्नमेंट होते कौन है? हमारे द्वारा चूज किए गए रिप्रेजेंटेटिव। तो उनको हमारे लिए तो काम करना ही पड़ेगा। जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे लिए लॉ बनाते हैं, हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, हमारे लिए एक्शन लेते हैं, उसको इन्फोर्स करते हैं, फिर देश अच्छे से चलता है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जो गवर्नमेंट है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। अभी नहीं बताया था तो अभी समझ लो। गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव में क्या होता है? इसमें जितने भी लोग होते हैं वो लॉ बनाते हैं देश के लिए। दूसरा होता है लेजिस्लेटिव के बाद एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, बस ऐसे समझ लो, अभी इतना आपको 7th 8th में पढ़ना पड़ेगा इतना कुछ। एग्जीक्यूटिव मीन्स क्या होता है कि जितने भी लॉज बन रहे हैं वो सारे लॉ को एक्शन में, उसको लॉ तो बन गया पर उसको एक्शन में भी तो ले आना है, तो वो काम करेगी एग्जीक्यूटिव। और लास्ट में होता है जुडिशरी। जुडिशरी में क्या होता है कि भाई लॉ तो बन गया, ठीक है, लेकिन कहीं कोई लॉ को वायलेट तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर कोई लॉ को वायलेट कर रहा है, लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये नजर रहेगी जुडिशरी की। जुडिशरी मतलब कोर्ट यानी कि स्टेट में हाई कोर्ट और सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारे कोर्ट्स जो होते हैं ये किसी को गलत काम करने नहीं देते हैं, और इस तरह से गवर्नमेंट, हमारी कंट्री जो है वो पूरी गवर्न चलती है, इस तरीके से चलती है, क्योंकि गवर्नमेंट के ये 3 जो पार्ट हैं वो काम करते हैं। फिर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में हमने देखा था कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में कि हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। नेशनल, सबसे लोकल लेवल, लोकल के बाद होता है स्टेट लेवल, और स्टेट के बाद होता है नेशनल लेवल। नेशनल लेवल यानी कि पीएम और उनकी कैबिनेट जो पूरे एंटायर कंट्री के लिए डिसीजन लेती है। स्टेट लेवल में चीफ मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट जो स्टेट्स लेवल के लिए डिसीजन लेती है। एंड लोकल लेवल यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल, इन तीनों लेवल पे काम करती है लोकल गवर्नमेंट।
अगर इलाहाबाद की बात है, अगर इलाहाबाद में कोई प्रॉब्लम है, क्लीननेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ये कौन डील करेगा? लोकल गवर्नमेंट डील करेगी। अब ये स्टेट के पास नहीं जाएगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का है ना, इलाहाबाद इज अ डिस्ट्रिक्ट दैट्स कम्स अंडर उत्तर प्रदेश। तो डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम है तो वो क्या होगा, वो डील कौन करेगा? यहाँ की म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो इतना डिटेल में मैं आपको अगली क्लास में यानी 7th 8th में आप इतने डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और फाइनली ओके बेटा, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम।